आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट का प्रोड्यूसर है और दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। हमारे घरों से जो कचरा लिया जाता है वो आखिर जाता कहाँ है, कितना उसमें से रीयूज या फिर रिसाइकल हो पाता है, और हमारे घरों से जो कचरा लिया जाता है वो कहीं ऐसे ही तो नहीं डाल दिया जाता। यह है भारत का सबसे बड़ा पहाड़ लेकिन कचरे का, और ये भारत की राजधानी दिल्ली में आज भी मौजूद है। ये कचरे का पहाड़ करीब 70 एकड़ की लैंड को कवर करता है और हर साल इसकी हाइट 10 मीटर से बढ़ती जाती है। ऐसा ही एक कचरे का पहाड़ मुंबई में भी है जो लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है, और पूरे इंडिया में आज 1200 से भी ज्यादा लैंडफिल्स मौजूद है। तो क्या हमारे घरों से जो कचरा लिया जाता है वो इन लैंडफिल्स में जाके डंप कर दिया जाता है? अगर जवाब हाँ है तो कुछ लोग कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे सिटी से कचरा ले जाकर ये इन लैंडफिल्स में जाके डाल देते हैं तो इससे हमारी सिटी तो साफ हो जाती है ना। बट प्रॉब्लम है, इन लैंडफिल्स की वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसको सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। और इन लैंडफिल्स की वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है, लेकिन कैसे वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। सिंगापुर आज वर्ल्ड की क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है और सिंगापुर में ऐसा एक भी कचरे का पहाड़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सिंगापुर के लोग इस कचरे को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। और क्यों इंडिया आज इस कचरे को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और शायद ही आपने ऐसा वीडियो कभी पूरे यूट्यूब पर देखा होगा। पूरे भारत में हर रोज 1,70,000 टन कचरा प्रोड्यूस होता है। इस कचरे को सारी जगह से कलेक्ट किया जाता है, देन इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है और फिर इसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। होना तो ये सब चाहिए लेकिन होता नहीं है। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि जो कचरा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें से सिर्फ 54% ही वेस्ट है जो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है, और बाकी सारा कचरा एज इट इज लैंडफिल्स में जाके डंप कर दिया जाता है। MSWM की रिपोर्ट ने भी यही बताया कि जितना कचरा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें से अराउंड 48% वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है और सिर्फ 37% वेस्ट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, और आधे से भी ज्यादा कचरा लैंडफिल्स और इलीगल डंपिंग साइट्स में जाके डाल दिया जाता है। अर्बन एरियाज में फिर भी ठीक है, कुछ पोर्शन ऑफ वेस्ट कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको रिसाइकल भी किया जाता है, लेकिन रूरल एरियाज में ना ही वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है ना ही उसको रिसाइकल किया जाता है। लोग इस कचरे को नदी में नाले में फेंक देते हैं और कुछ लोग इसको जला देते हैं। इंडिया में 1200 से भी ज्यादा लैंडफिल्स मौजूद है और 2400 से भी ज्यादा डंपिंग साइट्स हैं, और ये एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ लैंड को कवर करता है और हर रोज इसमें बहुत सारा कचरा डाला जाता है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे ये कचरा डिकम्पोज होता है उसी के साथ इसमें एक हार्मफुल और पॉइजनस लिक्विड जनरेट होना स्टार्ट होता है, जिसको हम लीचेट कहते हैं, और ये लिक्विड धीरे धीरे लैंडफिल से निकलकर आसपास की सॉइल्स में जाके मिक्स हो जाता है, जिससे पूरी जमीन टॉक्सिक हो जाती है। दिल्ली में मौजूद गाजीपुर लैंडफिल की आसपास की सॉइल को जब टेस्ट किया गया तो पता ये चलता है कि उस सॉइल में कैडमियम और क्रोमियम की लेवल बेसलाइन से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे फूड चेन कंटेमिनेट हो रही है। फूड सेफ्टी और ह्यूमन हेल्थ जैसे इश्यूज वहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये लिक्विड सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे पूरा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है और ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता है। बरसात के मौसम में तो ये लिक्विड बहुत तेजी से इन लैंडफिल्स में से बह जाता है और पास के रिवर्स में या फिर वाटर बॉडीज में जाके मिक्स हो जाता है, जिससे सारा पानी पॉल्यूट हो जाता है। और इन सारी लैंडफिल्स की वजह से एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ गाजीपुर लैंडफिल की बात करें तो यह हर साल 3000 टन का मीथेन इमिशन करती है, और ये नंबर कम नहीं है। आप इसे ऐसे समझो कि साल भर में 80,000 व्हीकल्स मिलकर जितना एयर पोल्यूशन करती है उतना एक लैंडफिल कर रही है। और आप खुद सोचो कि इंडिया में ऐसी 1200 से भी ज्यादा लैंडफिल्स मौजूद है, तो ये सारी लैंडफिल्स मिलकर कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन करती होगी और इससे हमारे इन्वायरमेंट पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। सबसे ज्यादा इन लैंडफिल्स का इंपैक्ट उन लोगों पर हो रहा है जो आसपास के एरिया में रहता है। इन सारे लोगों को इतना गंदा पानी मिलता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। उल्टी जैसा हो रहा है ना, उल्टी जैसा। आप तो सूंघ रहे हो ना, हम तो इसको नहा रहे हैं, मुंह में भी जा रहा है। बताइए कितनी गंदगी है। खत्ते का जो ऑयल होता है ना, जैसे वो है, ये केमिकल है, एक केमिकल ही है जी। हर घर में यही पानी है जो आ रहा है, इसी पानी से इंसान को नहाना है, इसी पानी से कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं, और फिर उन्हीं बर्तनों में खाना खाना है और उन्हीं कपड़ों को पहनना है। और इन सारे लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। एक लैंडफिल का नेगेटिव इंपैक्ट आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में होता है। जो वेस्ट पिकर इन लैंडफिल्स में कचरा उठाने जाते हैं उनमें भी कई सारे डिसीजेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखी गई है। और जब ये वेस्ट पिकर कचरा उठाते हैं तो लैंडफिल में मौजूद मेटल, कांच और भी कई सारी नुकीली चीजों की वजह से इनको बार बार इंजरीज भी होती रहती है, और दिन भर कचरा जमा करने के बाद ये दिन का सिर्फ 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं। अब आपने
आपने ये तो समझ लिया कि इंडिया में लैंडफिल्स की हालत क्या है। अब समझते हैं कि सिंगापुर आखिर इतने सारे कचरे को मैनेज कैसे करता है। क्या है सिंगापुर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आइए समझते हैं। सबसे पहले हर जगह से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। रोज लगभग 2400 से भी ज्यादा ट्रक इस सारे वेस्ट को कलेक्ट करती है। फिर इसको अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया जाता है। जो भी चीजें इसमें से रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और बाकी सारे कचरे को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ले जाया जाता है, जहां पर वेस्ट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। होता यह है कि इस कचरे को 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा कचरा जलाने के बाद उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस भी निकलती होंगी, तो सिंगापुर इन सारी गैसेस को 100% फिल्टर करके बाहर छोड़ता है, यानी कि इन्वायरमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्लीन एयर मिलती है। इतना सारा कचरा जलाने के बाद जो राख बचती है, इस राख को सीमेंट या फिर रोड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और जो बची हुई राख है जो कोई भी यूज में नहीं ला सकते, उसको लैंडफिल्स में जाकर डंप कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया की तरह नहीं कि कहीं भी लैंडफिल बना दी और सारा कचरा वहां पे जाके डाल दिया। इसको भी प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग का यूज करके किया जाता है। सिंगापुर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक मैन मेड आइलैंड है जो सिंगापुर ने ही बनाया है। ये सारी राख बड़े बड़े शिप्स में भरी जाती है और लगभग 3 घंटे का सफर तय किया जाता है इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए। और फिर इस सारी राख को पानी में डाला जाता है जो कि बिल्कुल भी ओशन वाटर के कांटेक्ट में नहीं होती है, ताकि ओशन में रह रहे क्रिएचर्स पर इसका बिल्कुल भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। मतलब सिंगापुर इन्वायरमेंट का, ह्यूमन हेल्थ का और ओशन में रह रहे क्रिएचर्स का भी पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि किसी के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और एक परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से सिंगापुर आज वर्ल्ड की क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। लेकिन आखिर क्यों इंडिया अपने वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है और इतने सालों से एक परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया में नहीं बन पाया? इसके 4 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, इंडिया में बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज के पास एक अच्छी फैसिलिटीज ही नहीं है। ना ही वहां पर ठीक से वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, ना ही सेग्रीगेट किया जाता है और ना ही रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। सीपीसीपी के डेटा की माने तो इंडिया में टोटल में से सिर्फ 1/4 ही वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स है जो अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है। अर्बन एरियाज में फिर भी ठीक है कि म्युनिसिपैलिटीज कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है, लेकिन रूरल एरियाज में ना ही कचरा कलेक्ट किया जाता है और ना ही उसको रिसाइकल किया जाता है। लोग नदी में, नालों में इस कचरे को फेंक देते हैं और कुछ लोग इसको जला देते हैं। और आखिर रूरल एरियाज के लोग करेंगे भी क्या? इस कचरे को अपने घर में थोड़ी रखेंगे, कहीं ना कहीं फेंक देंगे या फिर डाल देंगे। और ऐसा ही होता है, जब तक रूरल एरियाज में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आएगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। हमारी रिवर्स और वाटर बॉडीज ऐसे ही कचरे से भरी रहेंगी। नंबर 2, हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कई सारी स्कीम्स निकाली गई है। स्वच्छ भारत मिशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हो, गोबरधाम स्कीम हो या फिर वेस्ट टू एनर्जी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो, ऐसी कई सारी स्कीम्स और पॉलिसीज तो निकाली गई है, लेकिन इनका इंडिया में एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा स्लो है। हर रोज बहुत सारा कचरा इंडिया में इकट्ठा होता जा रहा है और इसको हटाने की प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। इंडिया में कोई भी रूलिंग पार्टी इस मुद्दे पर फोकस ही नहीं करती कि लैंडफिल्स में का कचरा कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस 1-2 साल का नहीं है, 50 साल से भी ज्यादा लगेंगे सारी लैंडफिल्स को हटाने के लिए। कोई भी रूलिंग पार्टी ठीक से वही काम करती है जहां से उनको वोट मिलता है। हमारे देश में 60 साल से भी ज्यादा कांग्रेस ने रूल किया और पिछले 12 साल से बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन किसी ने भी इस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इन सारे प्रॉब्लम्स पर बात नहीं की जाती है कि कैसे इन लैंडफिल्स में के कचरे को हटाया जाए। वैसे हम सबको मीडिया की रियलिटी तो पता ही है कि टीआरपी के लिए किस हद तक गिर जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इन्होंने अपनी सपनों की दुनिया में पूरे पाकिस्तान को ही उड़ा दिया था। वैसे इन पे कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि इस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले रही है, ना ही मीडिया में इस चीज को हाईलाइट किया जाता है। नंबर 3, हमारे देश में मानो करप्शन और स्कैम्स एक आम बात हो गई है। हर साल एक बजट पास होता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसमें से बीच में से ही कई सारे लोग पैसा खा जाते हैं। 2017 में 550 करोड़ का स्कैम सामने आया था बैंगलोर में वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर। अगर आप पास्ट में भी देखोगे तो आपको कई सारे करप्शन के केसेस मिल जाएंगे वेस्ट मैनेजमेंट में। ये लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा बजट पास कराते हैं। ये एक्चुअली में जितना वेस्ट कलेक्ट करता है उससे कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स में दर्ज कर देता है। रियलिटी में वेस्ट मैनेजमेंट में कम वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स में इस नंबर को बढ़ा दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट से और ज्यादा पैसा मिल सके। जब तक म्युनिसिपल लेवल पर करप्शन के केसेस खत्म नहीं होंगे तब तक शायद ही इंडिया एक क्लीन कंट्री बन सकता है। नंबर 4, जैसे सिंगापुर कचरे को जलाकर एनर्जी जनरेट करता है, ये सब इंडिया में होना कई जगह पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कचरे को जलाकर एनर्जी जनरेट करने के लिए वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी पर केजी से भी ज्यादा होनी चाहिए और वेस्ट का मॉइस्चर भी कम होना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो कचरा पाया जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1400 से लेकर 2150 किलो कैलोरी पर केजी तक है, जो बहुत कम है। इंडिया में कचरे को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं किया जाता, जिसके कारण वेस्ट का मॉइस्चर पहले से ही बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और जब ऐसे कचरे को जलाया जाता है तो उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। वहीं पर अगर हम बात करें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी और यूएसए जैसी कंट्रीज की, तो वहां पर वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू 1900 से लेकर 3800 तक होती है, जो कि बहुत ज्यादा है और वो इस कचरे को जलाकर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये थे 4 मेन रीजन जिसकी वजह से इंडिया एक क्लीन कंट्री नहीं बन पा रहा है। लेकिन
लेकिन क्या इंडिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो साफ है? तो एक जगह है और वो सिटी है इंदौर। पिछले 7 साल से इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, लेकिन कैसे? जहां पर पूरे इंडिया में कचरे को सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। वहीं पर इंदौर में वेस्ट को कलेक्ट करते समय कचरे को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिससे सेग्रीगेशन की प्रोसेस और ज्यादा फास्ट और सिंपल हो जाती है। बाकी सारे कचरे को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम बताई उसकी वजह से, लेकिन इस कचरे को बायो सीएनजी प्लांट में ले जाया जाता है, जहां पे इस कचरे की मदद से सीएनजी बनती है, जिससे हर रोज इंदौर की 150 से भी ज्यादा बसेस चलती है। कुछ कचरे से ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि खाद बनाई जाती है, जो इंदौर के ही गार्डन्स में यूज की जाती है, और इन सब की मदद से कम कचरा लैंडफिल तक पहुंच पाता है। अगर पूरे भारत में यही प्रोसेस फॉलो होना स्टार्ट हो जाए तो इंदौर करता है, तो शायद एक दिन इंडिया भी क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम म्युनिसिपल या फिर लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो सकती है, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान हमारा है। इंदौर की तरह ही हमें अपने घर में मौजूद कचरे को 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और आपके समय के लिए शुक्रिया।